एक थंब रूल है, मतलब जिसको कहेंगे हम एक पुख्ता नियम, जो आंख बंद करके कोई भी कर सकते हैं। हर वो पौधा जिसे गाय न खाए, हर वो पौधा जिसे गाय न खाए, उसकी बहुत हाई वैल्यू है एज ए इंसेक्टिसाइडल और बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए। हर एक किसान के पास एक गाय होना बहुत जरूरी है। अगर वो इस प्रकार की अपनी देशी खेती से, और फिर खेती को आप उद्योग से जरूर जोड़ें। छोटे 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 हर घर में एक, जो बच्चा जो है अपना स्कूल से आया, पढ़ाई किया, खेला, थोड़ा वो भी योगदान दे, घर की महिलाएं तो। और फिर वो स्टार्टअप जैसा उसको रजिस्टर करके आप सरकार से उसमें सहायता भी ले सकते हैं। आप अगर वृक्ष आयुर्वेद जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अलग अलग प्रकार का धुआं बना सकते हैं, जिनसे आप अपने बीज को सुरक्षित रख सकते हैं धुएं से। आप एक, ये जैसे इतना बाहर टेम्परेचर है, और जमीन पर एक आप घास का वो बनाइए, गट्ठर बनाइए, और उसको वहां रख दीजिए। घास के गट्ठर को बस रख दीजिए जमीन पर, बाकी जमीन सब सूखी होगी। और जब आप 1-2 दिन के बाद उस गट्ठर को उठाएंगे तो आप देखेंगे जमीन में नीचे बहुत पानी है, नमी है उस जमीन में। क्यों है नमी, कहाँ से आई? वो जो घास का गट्ठर है वो वातावरण से नमी खींचता है। तो जब हम मल्चिंग करते हैं तो वातावरण से बहुत सारी नमी, हमारी जो हवा है उसमें बहुत मॉइस्चर भी होता है, तो वो नमी को खींच के उसमें बंद करता है। तो हमारी जमीन की भी नमी भी बनाता है, टेम्परेचर कम करता है। टेम्परेचर कम होने से कार्बन कम उड़ता है, जीवाणुओं की उसमें मतलब संख्या बढ़ने में सहायक होता है ना। और उसके बाद जब वो सड़ता है, क्योंकि बारिश होगी, है ना, तो समय आने पर वो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद उसकी खाद बन जाएगी। जमीन का कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। तो फायदे ही फायदे हैं। तो उस जमीन को ढकने से, मतलब धरती माता को कपड़े पहना के रखने से 100 फायदे कम से कम है, और बिना पैसे के फायदे हैं। इसमें कुछ पैसे नहीं खर्च हो रहे आपके, है ना। तो इस प्रकार एक वो है। एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ, जो पानी की जो नमी को संरक्षण करने की बात। तो सर ने कल बहुत विस्तार में, मैं समझती हूँ, बताया ही है कि हर्बल कुणप जल हम कैसे बनाते हैं। एक तो कुणप जल हमारे पुरखे बनाते थे, उसकी भी विधि है, परंतु वो आजकल किसान लोग उसको व्यवहारिकता की दृष्टि से कम बनाते हैं या नहीं के बराबर बनाते हैं, क्योंकि वो जानवरों के अवशेषों से बनता है। उसमें जैसे आपके पहले बहुत जानवर होते थे, आजकल उतने जानवर तो होते नहीं किसान के पास। तो 10, 20, 25 जानवर पहले होते थे, और वो जब मरते भी रहते थे, जब वो मरते थे तो उनके जो अवशेष होते थे उसको पानी में मिला करके नीचे एक बड़े से गड्ढे में कोई बर्तन रख करके उसमें डाल देते थे पानी के साथ, और उसे बंद कर देते थे, बिल्कुल बंद, हवा नहीं जानी चाहिए। तो वो डिकम्पोज हो जाता था करीब 2-2.5 महीने में। फिर निकाल करके उसमें गाय के सारी और चीजें, दूध, दही, घी, उड़द की दाल और गुड़, ये सब बाद में डालते थे और उसको खेतों में इस्तेमाल करते थे। वो तो होता था पुराने तरीके से, उबालते भी थे, उसको निकाल के पहले उबालते थे। तो वो तो होता था पुराना तरीका कुणप जल का। अगर कोई बना सकते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और अगर इसको आपका विस्तार देखना है इस विधि का, ये विधि बताई थी ऋषि सुरपाल जी ने 1000 बरस पहले, जो कि वृक्ष आयुर्वेद में लिखी है। और हम पंतनगर में हैं, हमारे पास एक लाइब्रेरी है वहां पर, जिसमें ये पूरा ज्ञान पुराना रखा हुआ है। तो वहां पर ये किताब ऋषि सुरपाल द्वारा लिखी हुआ वृक्षायुर्वेद हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में उपलब्ध है। तो अगर आपको इसको मंगाना हो तो बता दिया है ना सर, बहुत अच्छा है। तो आप सभी को वो ज्ञान आपकी बहुत ही सरल पहुंच में है। आप सोचिए 1000 बरस पहले का ज्ञान आपकी सरल पहुंच में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आप सब देख सकते हैं। उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, जो सर ने बताया होगा हर्बल कुणप जल, उसमें इन सारे खरपतवारों का,
जिनकी की आपको समस्या है, सारे खरपतवार आप उसमें डाल सकते हैं बनाते समय। और उन खरपतवारों में बहुत सारे कीड़े मारने का लक्षण, बीमारियों को खत्म करने की क्षमता है ना, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो खरपतवारों में होते हैं। आप देखिए किसी भी फील्ड में जाएं, फसल को नुकसान हो जाता है जब किसी भी प्रकार की बाहर से समस्याएं आती हैं, बहुत पानी बरस गया, बहुत सूखा पड़ गया, कोई बीमारी आ गई, लेकिन खरपतवार बचे रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसी दवाइयां होती हैं कि जो बचा के रखती हैं। तो उन सब दवाइयों का समावेश हर्बल कुणप जल, इसीलिए उनको डालते हैं उसमें। एक थंब रूल है, मतलब जिसको कहेंगे हम एक पुख्ता नियम, जो आंख बंद करके कोई भी कर सकते हैं। हर वो पौधा जिसे गाय न खाए, हर वो पौधा जिसे गाय न खाए, उसकी बहुत हाई वैल्यू है एज ए इंसेक्टिसाइडल और बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए। जिसको गाय न खाए, गाय बहुत पहचानती, वो बहुत टॉक्सिन से भरा पौधा होता है, उसमें बहुत सारी दवाइयां होती हैं, तो हम डाइल्यूट करके उस टॉक्सिन्स को दवा बना लेते हैं। है तो जहर उसके अंदर। भाई आज आप पैरासीटामोल खाएं और एक साथ 10 खा लें तो वो जहर है, लेकिन आप एक खाएं तो आपका बुखार ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से वो सारे खरपतवार जब आप एक डाल करके और उसको फिर डाइल्यूट करते हैं हर्बल कुणप जल को, तो वो दवा बन जाता है। उसी हर्बल कुणप जल में, मैं नमी की बात कर रही थी, उसी हर्बल कुणप जल में आप सब लोग इस बात को नोट कर सकते हैं और अपने यहाँ करके देखेंगे। उसी हर्बल कुणप जल में जब आप चावल पकाते हैं ना अपने घरों में, तो चावल के ऊपर जो माण आता है, माण, उसको डालिए, उसमें। वो माण के अंदर क्या क्षमता होती है, जब आप उसे जमीन में डालते हैं, जब आप सिंचाई के पानी के साथ, या जब वो खेत में आपके पहुंच जाता है, तो वो मिट्टी के अंदर एक ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि मिट्टी में जो नमी होती है उसे पकड़ के रखता है बहुत लंबे समय तक। और उसको आजकल कंपनियों ने कॉपी कर लिया है। कैसे कॉपी किया है? बाजार में एक प्रोडक्ट आ रहा है हाइड्रोजेल। वो हाइड्रोजेल कुछ नहीं है, वो यही है, वो कार्बोहाइड्रेट है एक, और उसका उन्होंने एक वो स्वरूप दे दिया है कि जब आप उसे मिट्टी में डालेंगे तो वो एक जेल जैसा, एक जैसे जैम नहीं होता है, उस प्रकार का एक बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर जमीन में पैदा कर देता है। वो मॉइस्चर को पकड़ के रखता है, मतलब जो भी नमी होगी उसको बहुत देर तक वो संरक्षित रखेगा, और जड़ें उसको उठाते रहेंगी। तो वो एक कंपनियों द्वारा हाइड्रोजेल के नाम से बेचा जा रहा है, और है वो यही। तो जब भी आप कुणप जल बनाएं तो उसमें चावल के माण को उसमें आप डाल दें, तो नमी संरक्षण वाला काम बहुत अच्छा होगा। तो हमारा उद्देश्य है कि खेती की लागत को कम से कम करना, तभी आप खेती में फायदा कर सकते हैं, है ना। और फिर हमारे जानवरों को तरफ, जो भी आपके जानवर हैं, तो बिना एक गाय पाले इस प्रकार की खेती को आप इंडिविजुअल लेवल पर नहीं कर सकते। और फिर जैसे अभी डॉक्टर अली ने कहा कि क्लस्टर बना के खेती करना, ये हमेशा फायदे, और ये विधि गवर्नमेंट भी ये इसको प्रमोट कर रही है। क्लस्टर फार्मिंग, जो सब्सिडीज मिल रही हैं वो क्लस्टर को मिल रही हैं, है ना। जो एफपीओज बन रहे हैं उसमें भी वही इतने क्लस्टर, है ना। तो क्लस्टर बेसिस पर करेंगे तो हो सकता है, लेकिन हर एक किसान के पास एक गाय होना बहुत जरूरी है, अगर वो इस प्रकार की अपनी देशी खेती से, और फिर खेती को आप उद्योग से जरूर जोड़ें। छोटे हर घर में एक, जो बच्चा जो है अपना स्कूल से आया, पढ़ाई किया, खेला, थोड़ा वो भी योगदान दे, घर की महिलाएं। तो और फिर वो स्टार्टअप जैसा उसको रजिस्टर करके आप सरकार से उसमें सहायता भी ले सकते हैं। तो ऐसे जब तक नहीं करेंगे तब तक वो किसान जो है ना फायदे में आ नहीं सकता। अपने जानवरों पर ध्यान दें, उनको पशु आयुर्वेद से जोड़ें, क्योंकि जो हमारा इनपुट जमीन में जा रहा है, चाहे गौमूत्र हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम गोबर यूज कर रहे हैं, उसकी दवाइयां बना रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां घर पे बना रहे हैं सब, है ना। तो उसमें जो इनपुट पड़ रहा है, अगर आप किसी भी गाय का गौमूत्र लाएंगे उसमें तो एंटीबायोटिक है, उसमें तो आज इतनी दवाइयां गाय भैंसों को खिलाई जा रही हैं, ऑक्सीटोसिन लगाया जा रहा है, तो वो तो कोई मतलब नहीं है फिर। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी
का इतना विजन है कि अभी तक हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब बहुत जल्दी नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की बात है, और उसके लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए काम चल रहा है, और बहुत जल्दी वो गाइडलाइंस कंप्लीट हो जाएंगी। उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी एक रोल है कि गाइडलाइंस को फाइनल करना। नेचुरल प्रोडक्ट दुनिया में कहीं नहीं है अभी, दुनिया में नेचुरल प्रोडक्ट को यहाँ वहाँ भेजने के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। भारतवर्ष बना रहा है, और वो गाइडलाइंस बनने के बाद ऑर्गेनिक तो अलग है, उसकी गाइडलाइंस अलग है, नेचुरल प्रोडक्ट्स की अलग होंगी, और उसमें आपका ये सब बातें आ जाएंगी कि आपकी गाय का गोबर और गौमूत्र भी बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। उसमें भी जब तक देसी गाय पशु आयुर्वेद से उपचारित नहीं होगी, या भैंस पशु आयुर्वेद से, या घोड़ा, जिसका भी हम इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पशु आयुर्वेद से उसका पालन पोषण हुआ होना चाहिए, उसमें बीमारियों में उसका वो इनपुट लगना चाहिए पशु आयुर्वेद वाला। तो तब हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो होता था जब हम सोने की चिड़िया थे, जब हम अपने बहुत सारे उत्पाद बेच रहे थे बाहर में, है ना, भारतवर्ष यूं ही नहीं सोने की चिड़िया था, हमारे यहाँ से बहुत सारा सामान, और इसी वृक्ष आयुर्वेद और पशु आयुर्वेद और ये जो हमारा एक कुटीर उद्योग का, जिसको हम उद्यमिता कहें, जिसको हम आजकल एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं, ये तीनों का मेल था, बहुत निटी ग्रिटी थी, इनका एक नेटवर्किंग थी, और हम जो है बहुत सारी चीजें बाहर भेजते थे और पैसे नहीं लेते थे। किसी भी देश से हमने पैसे नहीं लिए, हम सोना लेते थे बदले में। वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि फिर वो क्या लेती है, और इसीलिए हम स्वर्णिम भारत थे। तो अगर हमें फिर से स्वर्णिम बनना है, मतलब फिर से संपन्न होना है, तो हमें इन बातों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम आत्मनिर्भर बने। और कैसे बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे, हमारी खेती, हमारा पशुधन, हमारी खेती और हमारे उद्योग, अपने उद्योग जिसको हम स्टार्टअप कहें आज, स्टार्टअप्स, ये तीनों चीजें बिल्कुल प्राकृतिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल जो भी बिना केमिकल के है, वो सब वृक्ष आयुर्वेद में है, वो सब वृक्ष आयुर्वेद से ही है। चाहे वो अग्निहोत्र है, फ्यूमिगेशन, आप अगर वृक्ष आयुर्वेद जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अलग अलग प्रकार का धुआं बना सकते हैं, जिनसे आप अपने बीज को सुरक्षित रख सकते हैं धुएं से। उसमें फॉर्मूले हैं कि इसको 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 मिला के धुआं बनाइए, और बीज इससे सुरक्षित, बीज को वो धुआं लगाइए, बीज आपका सुरक्षित रहेगा। इसका 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 धुआं बनाइए, और अपने ऑर्चर्ड्स में इसको धुएं को फैलाइए। आपके ऑर्चर्ड्स में जो आपके बाग हैं, बागान हैं, उसमें बीमारी नहीं लगेगी, कीड़ा नहीं लगेगा। तो ऐसे धुएं बनाने के लिए कम से कम 100 विधियां हैं वृक्ष आयुर्वेद में। अभी किसी वैज्ञानिकों को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो, जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, होमा फार्मिंग कहते हैं, वो सब बहुत माइन्यूट टेक्नोलॉजीज हैं। आजकल नैनो की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगी वो पीको टेक्नोलॉजी है, उससे भी आगे कहीं, कि जिसमें धुआं जाके एक्शन कर रहा है और कीड़े बीमारी नहीं लग रहे हैं। तो इस प्रकार वृक्ष आयुर्वेद एक खजाना है, जिसको कि आपके अनुभव और हमारा विज्ञान, ये दोनों मिल करके इसको सिद्ध करके न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों को, और विदेशियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जो किताबें हम आपसे लेने के लिए कह रहे हैं, कई विदेशी हमसे मंगा रहे हैं, क्योंकि अब ये चीजें यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं। तो कई विदेशी जो है अब इन किताबों को मंगा मंगा के, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो अपना करके फिर हम उनके पीछे पीछे चलें, जैसे कि हम लोग करते आए कई, मतलब 200-300 सालों से हम यही कर रहे हैं, 250 सालों से। तो इसलिए हमारी चीज है आप लोग, और इसीलिए वो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में अनुवाद कराई गई कि हर एक किसान के दरवाजे पर जाए। इतनी सहज है वो कि कोई भी बना सकता है, कोई भी कर सकता है, और उसमें बड़े बड़े आश्चर्य लिखे हुए हैं, जिनको कि हॉर्टिकल्चर वंडर्स, उद्यान की आश्चर्य। तो एक से बढ़ के एक चीजें उसमें लगी हैं जो किसान अपने आप पढ़ के कर सकता है। उसका विज्ञान वैज्ञानिक खोजते रहेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं। तो वो किताबें आप मंगा के पढ़ें सभी लोग, बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें हैं, और सब कुछ उसका जो इनपुट है उसके लिए बाजार भी नहीं जाना है, सब आपके घर में या आपके आसपास सब मिल जाएगा। इसीलिए उसको न्यूनतम लागत वाली खेती भी कहा। तो जब न्यूनतम लागत और एक्सपोर्ट आप करेंगे तो फिर फायदा कैसे नहीं होगा? है, फायदा तो होगा ना।
तो लैब टू लैंड और लैंड टू लैब, ये दोनों तरह से लगातार चलना चाहिए अगर हमें अपनी पारंपरिक विधाओं को एक ऊंचाई पर पहुंचाना है, और विश्व गुरु तो बनना ही है ना, तो इसलिए ये सब बातें जरूरी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने है लेबर की। एक अकेला किसान इन सब चीजों को नहीं कर सकता। अगर किसी के पास कोई संतान है तो वो पढ़ने के लिए दौड़ती है। लेबर की समस्या को कैसे दूर किया जाए, इस पर विचार करना है। इसमें मेरा थोड़ा सा सुझाव हो सकता है कि जो गांव के अंदर मनरेगा है उसको किसान के साथ जोड़ा जाए और उस किसान सर्टिफाइड कराया जाए कि इन्होंने मेरे खेत में काम किया है, तब उनको वेतन दिया जाए। स्वर्णिम युग अभी जो मैडम जी ने बताया है वो अकेले किसान से नहीं आएगा। लेबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों भाइयों? ऊपर से सरकार ने जनसंख्या वृद्धि पर कार्यक्रम चला रखे हैं, संतान और कम हो गई, खेती कैसे हो, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, किसान के बच्चों को यदि पढ़ना है तो बड़ी फैकल्टियों में, विश्वविद्यालयों में उनका कोटा निर्धारित किया जाए। अगर वो पढ़ने के इच्छुक हैं तो, यदि किसान जैसे तैसे करके अपनी कमाई करता है तो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर मेंढबंदी पर युद्ध करते हैं, लड़ाइयां करते हैं। इसलिए खेत की मेंढबंदी 6 इंच चौड़ी कराई जाए, 5 गांवों को मिलाकर एक गौशाला का निर्माण कराया जाए, ताकि गोधन को बचाया जाए और गौ आधारित कृषि को महत्व दिया जाए। बताने को बहुत है, लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नंदी आधारित कृषि है उस पर आधारित यंत्रों का सरलतम निर्माण किया जाए।